हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास सिंह एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन दिस पॉडकास्ट। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं और उनसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के पहले दिन से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आयुष कचोलिया जी, एंड ही वाज वेरी यंग व्हेन वी स्टार्टेड, वी बोथ वर यंग इन फैक्ट, कि तब हाँ, से भी यही हम थी। लोग साथ में काम कर रहे हैं करीब 7-8 साल से। हुँ, और आई हैव सीन द ट्रांसपेरेंसी दैट ही हैज़ मेंटेन्ड एंड द प्रोफेशनलिज्म ही हैज़ मेंटेन्ड in chartered accountancy. That is very essential, and if you have somebody like Ayush ji, so it really becomes a very helpful thing for entrepreneurs कि वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूरे कंप्लायंस फॉलो करते हुए भी सक्सेसफुल हो सकें। तो इसलिए ये जो चैलेंजेस हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बार-बार आते हैं रिलेटेड टू बुक कीपिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, जीएसटी, सब्सिडीज़, लोन्स, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज मैंने आयुष जी को रिक्वेस्ट किया दैट लेट्स हैव अ डिस्कशन। एक रिकॉर्डेड डिस्कशन यहाँ हम रखें ताकि बहुत सारे जो कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आयुष जी से ले सकूँ और इसको इस चैनल पे रिकॉर्डेड ढंग से डाल सकें ताकि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को वो बेसिक क्वेश्चंस बार-बार मुझसे या किसी और से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। वेलकम आयुष जी फॉर हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएँ कि क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल? किन Uh, चीज़ों पे? Vikas ji, thank you for inviting me. Basically, I'm a practicing chartered accountant. Since 2012, I'm into practice in Indore city, and I have been interacting with many of the entrepreneurs, many of the successful businessmen. So, सभी का जो क्रक्स आता है बिजनेस का, आज I will try to share with you and as well as the entrepreneurs. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आयुष जी की व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेशन? एक हम्म, जब व्यक्ति बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो हम्म, उसको कहाँ से सबसे पहले बिज़नेस फ़ॉर्म करना चाहिए? प्रोप्राइटरशिप बनाना अच्छा है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना अच्छा है, एलएलपी बनाना अच्छा है, नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना अच्छा है, वन पर्सन कंपनी बनाना अच्छा है या कोई सोसाइटी फॉर्मेट या एनजीओ राइट। फॉर्मेट में जाना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं विकास जी कि अभी तो स्टार्ट करना है, स्टार्टअप का आइडिया आया है और हम एक एंटिटी बना लेते हैं, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये हुँ, एक बड़ा फैटल मूव रहता है उनके लिए बाद में जब वो नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिज़नेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द स्टार्टअप कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या वो फंड रेज़िंग पहले दिन से फ़ोकस में रख के चल रहे हैं या वो प्रूफ ऑफ कांसेप्ट लेके चलना चाह रहे हैं? एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर एक स्टार्टअप है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो चाह रहा है कि नहीं मुझे पहले प्रूफ ऑफ कांसेप्ट देखना है। मैं अननेसेसरी कंपनी बनाना, उसके कंप्लायंसेस पूरे करना नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरा यह आइडिया सक्सेसफुल होगा प्रूफ ऑफ कांसेप्ट तक ही, तो ही फिर मैं उस स्टेज से आगे बढ़ के अपनी एंटिटी प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन प्लान करूँ और उसे आगे बढ़ाऊँ। तो इन दैट केस तब तक के लिए प्रोप्राइटरशिप इज़ गुड। अदरवाइज़ अगर पहले दिन से ही क्लियर है कि हाँ, मुझे फंड रेज़ करना है, मुझे फंड रेज़िंग के लिए जाना है, मुझे प्रॉपर मेरी कंपनी का विंटेज बनाना है, क्योंकि विंटेज प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन नॉट ओनली फॉर स्टार्टर बट फॉर सक्सेसफुल बिज़नेसमैन्स आल्सो। हुँ, हुँ, तो हुँ। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, वन पर्सन कंपनी, एनजीओ ये सब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिज़नेस के ऊपर। प्लस आपका प्रूफ ऑफ कांसेप्ट कहाँ तक पहुँच गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा स्टार्टअप इज़ गुड, मैंने मार्केट रिसर्च अच्छा कर लिया है, अब मुझे मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो फंड रेज़ कर पाएगी। तो हुँ, वो हुँ, फंड रेज़ हुँ। करने के केस में आप फंड रेज़िंग अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इक्विटी ही लेगा आपकी या कन्वर्टिबल प्रेफ़रेंस शेयर्स लेगा। ट्रू। तो वो प्राइवेट लिमिटेड में ही पॉसिबल है। एलएलपी एंड पार्टनरशिप्स आर देयर जब एक या एक से ज़्यादा फाउंडर्स, को-फाउंडर्स ये लोग साथ में आते हैं और टू स्टार्ट विथ देयर एसोसिएशन वो पार्टनरशिप जो है उसमें फ़ॉर्म करते हैं। ओके। अब अगर हमें फंड रेज़िंग में जाना है तो प्राइवेट लिमिटेड डे 1 से हमें रखना चाहिए। फंड हुँ, रेज़िंग में नहीं जाना है, पहले हमें हमारा प्रूफ ऑफ कांसेप्ट रखना है, तो वन पर्सन कंपनी और प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ये ऑप्शंस हैं। मेजरली इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कंप्लायंसेस का जो पार्ट है, वो इनिशियली कम से कम हो।
कंप्लायंसेस जितने ज़्यादा होंगे, बिज़नेसमैन अपने फोकस बिज़नेस पे नहीं करते हुए कंप्लायंसेस पे फोकस कर पाएगा। उतना ज़्यादा। तो राइट, 3 बेसिक आइडियाज़ हैं, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट, दूसरा बिज़नेस, नेचर ऑफ बिज़नेस और राइट, तीसरा कंप्लायंसेस। और कंप्लायंसेस। चौथा एक आप इफ यू आर मल्टीपल पार्टनर्स और मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व्ड तो आप अलग-अलग प्राइवेट हाँ, एलएलपी या राइट, राइट, इसकी राइट, राइट। फॉर्मेशन में If the प्राइवेट multiple लिमिटेड। peoples are involved, then definitely both will be shareholder, both will be partner. तो हाँ। the formal way should commensurate. कई बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि 2 लोगों ने मिलके बिज़नेस स्टार्ट किया, हुँ। बट प्रोप्राइटरशिप किसी एक के नाम से कर दी। अब हाँ, प्रॉब्लम्स एक स्टेज के बाद स्टार्ट होती है, तो वो बिज़नेस कहीं और मूव करना था, पर कहीं और मूव कर जाता है। ट्रू, वो ट्रू। प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये बेसिक प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, दूसरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि अ, एंटरप्रेन्योर्स को एक सिंगल एंटिटी मतलब खुद प्रोप्राइटरशिप में एक अकेले व्यक्ति को प्लान करना चाहिए कंपनी या उसको को-फाउंडर्स पहले दिन से ढूँढ लेना चाहिए या मल्टीपल को-फाउंडर्स होने चाहिए क्योंकि तीनों मॉडल अपने-अपने मामले में सक्सेसफुल रहे हैं और फेल भी हुँ, हुए हैं। राइट, राइट, राइट। दोनों ही तो चीज़ें होती हैं। क्या बेहतर होता है आपके हिसाब से? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे बेटर ये होता है कि अगर सिंगल पर्सन है, तो वो अपने को-फाउंडर्स नहीं है, वो अकेला पर्सन है, वो अकेला ही स्टार्टअप रन करना चाह रहा है, हुँ, तो हुँ, पूरी सिचुएशन अलग हो जाती है। बट हुँ, अगर एक या एक से ज़्यादा को-फाउंडर्स हैं, तो हुँ, सबसे पहले उन्हें एक तरह का एसोसिएशन करना चाहिए हुँ, अंटिल प्रूफ ऑफ कांसेप्ट ऑफ द स्टार्टअप और एक्टिविटी व्हिच दे आर गोइंग टू अंडरटेक। अगर वो एंटिटी अपने आप में इनका एसोसिएशन अपने आप में आगे बढ़ता है, देन दे शुड कन्वर्ट दैट एसोसिएशन इंटू पार्टनरशिप। देन पार्टनरशिप से हमारा मतलब पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना नहीं है, वो एसोसिएशन से पार्टनरशिप की तरफ मूव करेंगे, तो चीज़ें लॉन्ग टर्म जाती है। तो हुँ, को-फाउंडर होना, नहीं होना ये सबसे पहले डिसाइड करेगा कि 2 पर्सन है अलग-अलग डोमेन से आ रहे हैं और वो एक-दूसरे को अगर सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं अकाउंट्स फील्ड से हूँ, आप आईटी फील्ड से हैं। हुँ, हुँ, अब हम कोई ऐसा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है। हुँ, तो हम एक-दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। ट्रू। तो शायद वो चीज़ें एज़ अ को-फाउंडर आप मेरे साथ आएँ, मैं आपके साथ आऊँ, उसके पहले एक स्टेज एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें एसोसिएशन रखना चाहिए, कुछ टर्म शीट्स साइन करनी चाहिए, ये हम इतना एसोसिएशन में काम करेंगे, अगर सब चीज़ें ओके जाती है, तो फिर हमें एज़ अ को-फाउंडर हम जॉइन करें। अगर एक हाँ। पर्सन ने ऑलरेडी एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, हुँ, हुँ, तो हुँ। एज़ अ को-फाउंडर लाने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है। बट हाँ, पहले ही अगर टर्म शीट बना ली जाए कि किस टर्म लेवल शीट तक बना के बिज़नेस पे क्या हम रिव्यू करने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट राइट, कर रहे हैं यदि एक-दूसरे को पहले दिन से और पहले दिन से साथ हैं, तो बात हुँ, अलग है अदरवाइज़ दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया। एग्ज़ैक्टली। ये अब टर्म पहले शीट दिन से जिस दिन साथ में हैं, तो दे शुड गो फॉर फॉर्मल ऑर्गनाइज़ेशन लाइक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड लाइक कंपनी एलएलपी और बना लें एलएलपी। या प्राइवेट लिमिटेड बना लें। राइट। एक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्टअप को किस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जनरली स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इज़ ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फॉर्म। सो हाँ, प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर हम चाहें कि मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ और मैं एक तो स्टार्टअप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इंडिया करूँ, में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं वो होगा। नहीं होगा। हाँ, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई बिज़नेस एंटिटी बना दें, वो भी लॉजिकल बात है। पहले एग्ज़ैक्टली। हाँ, तो पहले सब ये सब करें चीज़ों कि की बिज़नेस आजकल करके देख लें। ना सिर्फ कॉस्ट लगती है, हाँ, उन्हें तो टाइम भी लगता है एंड टाइम भी स्टार्टिंग के लिए कॉस्ट जितनी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट टाइम भी होता है। टाइम भी होता है बिकॉज़ ले दे के 1 या 2 ही लोग हैं जो कंपनी में पूरा टाइम दे रहे हैं और वो हुँ, भी अगर इन चीज़ों में कंप्लायंसेस में टाइम देने लग जाएँ, तो सेल कौन करेगा, बिज़नेस कौन जनरेट करेगा? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक हमारे क्लाइंट रहे हुए हैं, तो वो हमारे पास आए इसी प्रॉब्लम को लेके थे कि उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। अब उन्होंने इनिशियली जैसा जिससे पूछा, जिससे समझा, जैसे समझा, खुद से ही समझा और चीज़ें आगे बढ़ा के उन्होंने एक पार्टनरशिप अपनी स्टार्ट कर दी। ना वो पार्टनरशिप उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई, ना कुछ करवाया। अब हुँ, ऑल हुँ। ऑफ अ सडन उनके पास एक अच्छे इन्वेस्टर आ गए हुँ, विथ अ हुँ। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम कि मैं इतने टाइम में अगर आप ये परफ़ॉर्म करते हो, तो मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। हुँ, टेक्निकली उन्होंने सब परफ़ॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट ओरिजिनली उनकी पार्टनरशिप फर्म थी। हुँ, अब वो पार्टनरशिप फर्म में वो इन्वेस्टर अपना इक्विटी ले ही नहीं सकते थे या पार्टनरशिप डीड अमेंड नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट के पास वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए। हुँ। फाइनली उन्होंने फिर एक प्राइवेट लिमिटेड बनाई, जिसमें मेजर स्टेक गया जो कि उस टाइम पे माइनर स्टेक जा सकता था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इक्विटी डाइल्यूट बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, यदि आपका इनिशियल प्रोडक्ट स्टेज वर्क कंप्लीट नहीं है तो।
राइट, राइट। इस बात पे एम्फेसिस देना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर्स को ये समझ में आना चाहिए कि इक्विटी इज द बिगेस्ट असेट दैट दे हैव। उनके पास वही 100 रुपए की इक्विटी है, यदि वो बार बार उसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए इक्विटी डाइल्यूशन के टाइम पे जितना कंजर्वेटिव हो सके उतना कंजर्वेटिव होने की जरूरत पड़ती है। इसी में प्रॉपर सबसे ज्यादा कंजूसी रखिए। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर इक्विटी। इक्विटी दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, नहीं तो आपको बेवजह बहुत जल्दी और बहुत सारी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। अभी भी ऐसा हुआ हमारे साथ में, एक इन्वेस्टमेंट की बात चली रही थी एंड इट वाज अ बिग इन्वेस्टमेंट, अराउंड 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। तो हुँ, उसमें हम लोगों को जब वो इक्विटी देने पे बात आई तो उस कंपनी में वो ही वाज आस्किंग फॉर से 50% इक्विटी, बिकॉज वो उस बड़ा फंड ला रहा है कंपनी में। हुँ, देन वी रियलाइज कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, बिकॉज हुँ, बिजनेस मॉडल बड़ा था और 40 करोड़ रुपया छोटा था। देन वी समहाउ कन्विंस्ड आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ डिस्कशन कि हम एक एसपीवी बना के और उसमें पैसा फंड लगे। इन्फ्यूज़ करेंगे। तो फिर राइट, वो दैट कुड गो विद दैट वे, बट इतना सारा इतने हेवी कंसल्टेंट्स को अफोर्ड करना किसी स्टार्टअप के राइट। लिए और किसी एमएसएमई के लिए मुश्किल होता है कि वो ये सब बता पाए। तो हुँ। इसलिए पहले दिन से आपकी राय मान लेना ज़्यादा बेहतर है। कि, नहीं तो बेवजह का पैसा चला जाता है हाथ से। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स दैट एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट मैनेज फ्रॉम द डे वन ऑफ द बिजनेस। आप ऐसी कोई 4-5 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता सकते हैं क्या कि ये सारे डॉक्यूमेंट इंटैक्ट रखना पहले दिन से जरूरी है? सर, तीन ये साल बाद सब 4 साल बाद जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं या सीरीज ऑफ फंडिंग के लिए जाएं या एमएसएमई आईपीओ के लिए जाएं तो आपके पास सब चीजें रेडी हों। देखिए, इस स्टेज तक जब एक एंटरप्रेन्योर पहुँचता है ना, जब वो सीरीज़ ए या प्री-सीड राउंड तक भी इवन पहुँचता है या एमएससी में आईपीओ की हम बात कर रहे हैं, तब तक तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वो कर चुका होता है। बट हम्म उससे ज़्यादा गलतियाँ वो करता है इनिशियली उस स्टेज तक आने के लिए डॉक्यूमेंट जो मेंटेन नहीं करता है उसके लिए। हम्म सबसे पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है, वो हम्म बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होना चाहिए। हम्म मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एक स्टार्टअप पर्सन है वो एंटरप्रेन्योर है, वो स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया उन्होंने। उन्होंने जनवरी में स्टार्ट किया और उन्हें यही नहीं पता था अगस्त तक कि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन होती है किसी स्टार्टअप की। हम्म उनके लिए तो ये था मेरा स्टार्टअप है, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है। हम्म फाइनली हम्म उनका इन्वेस्टर से इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने उनसे डाटा माँगा, सब कुछ करा, तो नो डाउट वो अपनी सेल्स को ट्रैक कर रहे थे, वो अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहे थे, पर कुछ भी ऑर्गनाइज़ तरीके से नहीं था। तो हम्म सबसे पहले किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, उसके बिल्कुल। आर्टिकल्स, मेमोरेंडम्स, रजिस्ट्रेशंस, बहुत सारे स्टार्टअप्स ये गलती करते हैं अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो अपने डोर स्टेप पे उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर और अपना जो फर्म का प्रॉपर क्राइटेरिया है, वो उन्हें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। हम्म अब अगर वो ये गलती नहीं कर रहे, तो शायद 50,000 तक की पेनल्टी का प्रोविज़न है जीएसटी एक्ट के अंदर। ओके, अगर तो आपने जीएसटी ले रखा है और अगर आपने अपने डोर जीएसटी स्टेप पे डिस्प्ले नहीं नहीं कर रखा है। डिस्प्ले किया है तो। तो बेसिकली अगर हम समझे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, जीएसटी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मैं एक एग्ज़ाम्पल्स आपको समझाना चाहूँगा। आपने स्टार्टअप से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब 2022 में आपने स्टार्ट किया, कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन नहीं करे। हम्म अब 2024 में जब आपको किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी जो 2022 के हैं, तो हम्म आप अपना इन्वेस्टमेंट राउंड और ये सब तो छोड़ेंगे, पहले आप उन डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे तो बहुत बहुत वैल्यूएबल जो टाइम है हम्म और रिसोर्सेज़ है वो उधर जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी स्टार्टअप्स को देखा है, उनकी फंडिंग ही अटक जाती है इस चक्कर में। राइट, राइट, राइट। बड़ी बड़ी फंडिंग अटक उनके जाती पास में ये डॉक्यूमेंटेशन का ट्रैक नहीं रहता कि हमारे बजट्स क्या थे, एक्चुअल्स क्या हैं। है। ये सब चीज़ें उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होना, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होना, उनके एग्रीमेंट्स होना या जो भी विंटेज क्रिएट कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, ये एक पार्ट हो गया। विंटेज क्रिएट करने में एक तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ये और और इसके अलावा जो भी इनके बिल्स हैं, वाउचर्स हैं, ये सब हम्म प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज़ तरीके से मेंटेन्ड हो। अब मेंटेन तो है, कोई मेरे घर पे रखे हैं, कोई मेरे ऑफ़िस पे रखे हैं, कोई पार्टी के पास है, आज तक मैंने उससे बिल ही नहीं लिया है। ये सब हम्म चीज़ें बाद में प्रॉब्लम देती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम समझें, तो हमारे पास ये ट्रैक होना चाहिए कि मेरी कंपनी ने क्या परफ़ॉर्म किया है, जिसके बेसिस पे मेरे फाइनेंशियल्स 2021 में क्या थे, 22 में क्या थे, 23 में क्या थे और अब 24 में क्या होंगे या हम्म 25 में क्या होंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। यही अगर हम 2 स्टार्टअप देखें,
जिन स्टार्टअप ने अच्छा अपना डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है, हम्म। उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी उन्हें उनके अगेंस्ट में जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रखा है। ट्रू बिकॉज़ ट्रू। फंडिंग उनको मिलती है, बिज़नेस को देख के नहीं मिलती है, कई बार जो एंटरप्रेन्योर है उनको देख के मिलती है, वो कितना ऑर्गनाइज़्ड ऑर्गेनाइज जितना हो उतना आसान हो जाता है है। नाइस लोगों को कन्विंस करना। वेरी राइट। नाइस। इज देयर एनी सब्सिडीज और सब्सिडाइज्ड लोन में पूछना चाहूंगा जो एंटरप्रेन्योर्स को पहले दिन से टारगेट करने चाहिए। जैसे हमने जब शुरू करा था तो एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला करती थी। हाँ, राइट, उसमें याद हो आपको तो उसमें कुछ सब्सिडीज थी तो फिर वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा बिकॉज उसमें सब्सिडीज होने की वजह से आपको कम से कम ब्याज का पैसा तो बच ही जाता है। राइट। एक छोटा नॉट अमाउंट ओनली था बट इंटरेस्ट, कई सारी कैपिटल सब्सिडीज़ भी है। हाँ। अ, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को तो और ऐसी आने कौन वाले कौन सी टॉप थ्री स्कीम्स हैं जो दिमाग में रख के एंटरप्रेन्योर को चलना चाहिए नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से? दोनों मिक्स अपन कर लेते हैं। अगर अपन टॉप 3 की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले अगर जैसे आज हम एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है। इसमें हाँ। अगर कोई स्टार्टअप किसी तरह का बैंक लोन लेता है, हम्म। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग-अलग कैटेगरीज़ है, जिसके अंदर उसे 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। अब ओके। कितना कॉम्पिटिटिव हो जाएगा अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बिज़नेस में 10% की सीसी लिमिट की जगह 7% इफेक्टिवली लग रहा है तो वो ही एक स्टार्टअप कॉस्ट पॉसम कर सकता है। तो उद्यम क्रांति एक योजना है, एक न सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हम्म। स्कीम के अंदर अगर कोई यूनिट जो कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस प्रोवाइडर है, अलग-अलग कैटेगरीज़ है, तो हम्म। उन्हें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% जो है, वो सब्सिडी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी और अपफ्रंट मिलती है। जैसे ही स्टार्टअप स्टार्ट करता है अपना बिज़नेस, तो सब वेरिफिकेशन वगैरह सब प्रोसेस होने के बाद में 25% अब आप इमेजिन करिए किसी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है और हाँ। से वो 40 लाख रुपीज़ की है और 25% उसकी सब्सिडी अगर आती है, यानी 10 लाख रुपए सब्सिडी आ जाती है, तो उसे बिग बिग डील। 30 लैक्स ही बैंक को रीपे करना है। वेरी वेरी बिग डील। और ये अपफ्रंट पहले साल में मिल जाती है? हाँ, इनिशियल ईयर्स में मिल जाती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन वेरिफिकेशंस होते हैं, कंडीशंस फॉलो करना पड़ती है। 4 और ईयर्स तक उद्यम वो यूनिट क्रांति प्रोड्यूस होना चाहिए। योजना से ज्यादा बेहतर आपकी ये पीएमईजीपी लग रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इट ऑल डिपेंड्स। मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। हाँ हाँ। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप 50 लाख की लिमिट लेंगे या 15 लाख की लिमिट लेंगे तो उसपे 3% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा वो लॉन्ग टर्म उद्यम तक क्रांति मिलती रहेगी। हाँ, उद्यम क्रांति योजना इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद द सीजीटीएमएसई। जब बिना सिक्योरिटी के गवर्नमेंट अगर किसी तरह का आपको लोन चाहिए तो सीजीटीएमएसई कवरेज में आपको विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कोलेटरल आपको लोन अवेलेबल है अप टू 5 करोड़ ओ। एंड गवर्नमेंट वो आपको अमाउंट इज गारंटी दे रही क्वाइट है। बिग राइट। राइट, राइट, राइट। हम्म। और अगर गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है, तो गवर्नमेंट उसका एक छोटा-सा अमाउंट आपसे एज़ अ परसेंटेज चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है, जो स्लैब वाइज़ अकॉर्डिंग है। वो कितना परसेंट होता है मान लीजिए वो आपने अलग-अलग होता है, 50 लैक्स के लिए अलग होगा, 1 करोड़ के लिए अलग होगा, 50 बट लाख के लिए लिया तो कितना? नॉट मोर देन 1 और 2% ऑफ द लोन अमाउंट। तो हाँ अगर तो। आपने 50 लाख का लोन लिया है और गवर्नमेंट ने से एक एग्ज़ाम्पल आपसे 1% सब्सिडी 1% प्रोसेसिंग फीस ली है अगेंस्ट सीजीटीएमएसई कवरेज। हाँ तो 3 में से 2 तो पहले ही चला गया ना। राइट। सॉरी 3 में से 1 तो चला ही गया। राइट, राइट। नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं आपको यही प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि उद्यम क्रांति योजना में वो सीजीटीएमएससी फीस भी आपको रिफंड होती है। अच्छा। तो नॉट ओनली 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, हाँ। आपको जो सीजीटीएमएससी फीस लगी है, वो भी रिफंड मिलेगी। वो जो 1% 2% लग रहा है तो वो भी राइट। आप तो तो अगर बेसिकली कोई बहुत इफेक्टिव है ये। राइट, तो अगर कोई स्टार्टअप ट्रेडिंग यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल है। पीएमईजीपी। अगर कोई स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएमईजीपी जो पैन इंडिया हम्म। अवेलेबल है। अगर हम स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की ओर बात करें, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज़ आल्सो कीन टू सपोर्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू एमएसएमईज़। हम्म। तो इन दैट केस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है, किसी हम्म। इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वो हम्म। 40% ऑफ द कैपिटल अमाउंट वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी 10-10% करके 4 इयर्स में। ओके और वो 40% प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है जितना मुझे पता है। नॉट ओनली प्लांट एंड मशीनरी, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलप कर रहे हैं, आई मीन कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है वो फंड, हाँ हाँ। तो कंस्ट्रक्शन अमाउंट अप टू द
लिमिट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो भी काउंट होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने एक प्लांट एंड मशीनरी का सेटअप स्टार्ट किया, आपने मैन्युफैक्चरिंग, मानिए 10 करोड़ का सेटअप है हमारा। मान लीजिए अगर 2 करोड़ का सेटअप है। हमने अभी एक प्लान, मेरा एक क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ मैं, तो 10 करोड़ का सेटअप है। 10 करोड़ का है। अब 10 करोड़ के सेटअप में पूरा प्लांट एंड मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। अब मान लीजिए 4 इंजीनियरिंग करोड़ भी। का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके अंदर और 6 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है। हाँ। तो 6 और 4 10 करोड़ का पूरा अमाउंट एलिजिबल होगा आपकी सब्सिडी क्लेम करने के लिए, कि 10 करोड़ का 40% यानी 4 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। 4 साल। पहले साल, हाँ, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, थर्ड ईयर 10%, फोर्थ ईयर 10%। अब मान लीजिए मैं उद्यम क्रांति योजना में 5 करोड़ का लोन उसके तहत क्लेम कर लेता हूँ, तो 3% मुझे वो भी मिलेगा और नहीं, चालीस नहीं, परसेंट ये भी। सर दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। गवर्नमेंट इतना तो सपोर्ट करेगी, उसका थैंक यू बोलना पड़ेगा हमें। तो एक ही एट अ टाइम एक ही सब्सिडी हो पाएगी। अच्छा, राइट। मतलब हम सब्सिडाइज्ड लोन नहीं ले सकते? सब्सिडाइज लोन मिलेगा ना। मतलब लोन, सब्सिडाइज्ड लोन लेके ये मशीन नहीं खरीद सकते, ये हुआ ना बात? राइट, राइट, राइट। उसमें भी गवर्नमेंट आपको ये भी सपोर्ट करती है कि अगर वुमन एंटरप्रेन्योर है, हम्म। तो ये 40% की जगह 10% प्लस 2% हर ईयर एक्स्ट्रा यानी 12% मिलेगा सब्सिडी। तो अप्रोक्स 48% हो जाता है। ओके, और विमेन एंटरप्रेन्योर का क्या क्राइटेरिया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? 51% और मोर बस दैट्स होल्डिंग। इट? दैट्स इट, प्लस सर्टेन मोर माइनर कंडीशंस। अच्छा, ठीक है, मतलब 51% अपन उधर ट्रांसफर करवा दें तो ज्यादा बेटर होता है। 51% के साथ अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट करा, तो बहुत हम्म। डिफरेंस आ जाएगा अगर वो 50-50%, एक मान लीजिए हस्बैंड वाइफ अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, या एक मेल और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली हम्म। उन्होंने अगर 50-50% की शेयर होल्डिंग रखी हुई है और उन्होंने 149 कर 51-49, लेना चाहिए, हाँ हाँ, दैट वो इज। डिपेंड्स होना चाहिए कि उनकी टर्म शीट क्या साइंड है और सब कुछ है, उस अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़े, बट इट हाँ, क्रिएट्स अ पर लॉट। हस्बैंड वाइफ के केस में तो पर्टिकुलरली आप 51-49 करें वो। हाँ, इफ बोथ आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। गुड गुड, सो तीन ये हैं, पीएमईजीपी ले सकते हैं, देन यू हैव कैपिटल सब्सिडी ऑफ ऑफ दिस एंटायर सेटअप राइट। फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, और उद्यम क्रांति योजना, इन तीन योजनाओं पे दिमाग लगाना चाहिए। Plus, CGTMSE loan coverage is also being provided to many entrepreneurs by the central government. आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, आप हम्म। लोन लेना चाह रहे हैं, बट आपके पास गवर्नमेंट बैंक्स को देने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम्म। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑन योर लोन अगेंस्ट द CGTMSE कवरेज। ओके, और वो लोन हम किसी भी बैंक से, मतलब मान लीजिए मैं एचडीएफसी से लेता हूँ या आईसीआईसीआई से लेता हूँ? जनरली शेड्यूल्ड बैंक बैंक जितने हैं एम्प्लॉय। उनसे होता है, जनरली नेशनलाइज्ड बैंक ज्यादा करते हैं ये लोन, प्राइवेट बैंक्स नहीं करते। अब ओके। पर अब अच्छा बात ये है कि अभी सीजीटीएम में एमएससी कवरेज नेशनलाइज के साथ में प्राइवेट बैंक्स ने भी स्टार्ट कर दिया है करना। इफ ओके, यू आर हैविंग गुड रिलेशनशिप विद द बैंक और आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो बैंक्स आर डेफिनेटली गोइंग यू सीजीटी में एमएससी कवरेज। ब्रिलियंट। एक ये बताइए कि आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट के और बिजनेस कोच के तौर पे इसमें अलग अलग राय रखता हूँ। हम्म। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी? बूटस्ट्रैप करना ज़्यादा अच्छा है, डेट लेना ज़्यादा अच्छा है, या पहले दिन से इक्विटी डाइल्यूट करना ज़्यादा अच्छा It will all depend on your business propositions, your business nature. देखिए, मेरे साथ वाले स्टार्टअप ने फंडिंग रेस कर ली, तो मैं पहले दिन से फंडिंग रेस करने के लिए निकल जाऊं, गलत रहेगा। है? या मेरे साथ वाले स्टार्टअप ने बूटस्ट्रैपिंग कर ली क्योंकि उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा नहीं थी, तो मैं भी बूटस्ट्रैपिंग कर लूं, वो भी गलत रहेगा। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ योर हम्म। स्टार्टअप, योर बिजनेस। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मान लीजिए ऐसा बिजनेस है जिसमें इनिशियली R&D काफी होना है, हम्म। वो R&D होना है, तो अनलेस अनटिल उस R&D के लिए उसे गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलेगी, अगर किसी तरह की सब्सिडी फंड रेज नहीं मिलेगा, तो वो R&D कर ही नहीं पाएगा सामने वाला। तो हम्म। in that case, only I will suggest to go for fundraising at initial stage. Otherwise, in all other business, एक thumb rule है, मतलब काफी लोगों को पता होगा कि don't go for fundraising until unless you make your first 100 sales. फर्स्ट 100 कस्टमर्स अगर आपके नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको फंडरेजिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। जाना तो चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि स्टार्ट विथ योर ओन फंड्स। उन फंड्स का मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर हो कि मैं अननेसेसरी कहीं उसको स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, कहीं बर्न नहीं कर रहा हूँ।
इनिशियल कैश को, देन गो फॉर फंडरेजिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपके ही फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और स्टार्टअप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट अलर्ट कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। बाद में दूसरे लोग तो ट्रस्ट करेंगे ही नहीं। हाँ, दूसरे लोग अपने आप ट्रस्ट करेंगे अगर हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने ट्रस्ट कर दिया है, तो दे विल बी योर फर्स्ट इन्वेस्टर। ट्रू, अब ट्रू। अब उसके बाद भी इफ यू थिंक कि नहीं मुझे फंड रेजिंग में जाना चाहिए, तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले हमें उसको चैलेंजेस जो है उनको एड्रेस करना चाहिए। अदरवाइज अंटिल अनलेस आप 100 नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट 1000 कस्टमर्स या फर्स्ट 500 कस्टमर्स तक नहीं रीच कर पाते हैं, डोंट गो फॉर एनी प्री सीड और पोस्ट सीड राउंड, डोंट गो फॉर सीरीज ए, यू विल नॉट बी एबल टू गो हाँ, फॉर हाँ, वो सीरीज ए। बेसिकली अदरवाइज इट विल बिकम वेरी चैलेंजिंग बिकॉज़ आपको सेल्स ही नहीं आ रही है आपके बिज़नेस में। हाँ, रेवेन्यू आपका नहीं। फंडामेंटल्स हिले हुए हैं एक्चुअल में। एक एग्जांपल, एक हमारे पास में पर्सन, उनका बोलना था कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और उन्होंने बैंक से लोन भी हो गया उनका। अब हुँ, बैंक से लोन भी हो गया, उन्होंने फंड रेज़ के लिए भी लोगों से बात कर ली। पीपल वर आल्सो ओके विद द फंड बिकॉज़ द नेचर ऑफ बिज़नेस वाज़ क्वाइट गुड, मच हुँ, प्रॉफिटेबल। हुँ, बट हुँ। इनिशियली 6 मंथ्स तक वो कोई सेल ही नहीं लेके आता है। हाँ, होता है, होता है। मतलब तो वो हमारे सेल जैसे मेरे नहीं खुद के आना। साथ हुआ है ये, हुँ। क्योंकि ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों के साथ समस्या ये हो जाती है कि वो सेल्स ही नहीं ला पाते हैं। मेरे साथ खुद नहीं, के नहीं, साथ नहीं, हो चुका है ये। मैं ऐसा सेल्स नहीं में है। थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा था। तो आई रियलाइज़ दैट नाउ आई शुड फोकस मोर ऑन सेल्स एंड देन वी डेवलप्ड आवर्स फॉर आवरसेल्व्स इटसेल्फ। हमने हमारा एक मॉडल बनाया एंड दैट इज़ अ 7 स्टेज मॉडल। अब तो वो सारी स्टार्टअप्स मेरी प्रैक्टिस कर रही हैं, हुँ, जिनको मैंने कोच किया है एंड दे ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज़ मेरा ये कहना है जब तक आपके पास पहले फर्स्ट सीरीज़ के कुछ कस्टमर्स नहीं है, हुँ, से हुँ, हुँ, आप 500 बोल रहे हैं, आई फोकस ऑन 1000 पीपल, हुँ, कि कम से कम आपका, आपके को-फाउंडर का और चा 3 लोगों का और का सैलरी निकालने की कैपेसिटी आपकी सर्विस ओरिएंटेशन से आनी चाहिए। राइट। आपके सेल्स से आनी चाहिए। फिर दूसरे लेवल पे यू शुड गो फॉर प्रोडक्टाइज़ सर्विस, तीसरे लेवल पे यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट्स, चौथे लेवल पे यू शुड गो फॉर इनोवेशंस एंड हुँ, integrations. So there are 7 layers I have devised of this model and we राइट। are working on this and we are gradually getting benefited out of it. तो ये बात एंड बिल्कुल सही है कि जब तक आपको खुद की सेल्स नहीं आती तब तक यू शुड नॉट गो फॉर मच ऑफ द फंडिंग शंडिंग थिंग्स। मेजरली वो सेल्स आपको एक प्रॉफिट भी लेके आती है, जब बल्कि एक मोटिवेशन ज़्यादा अच्छे से लेके आती है। ट्रू। कि इतना मोटिवेशन लेके आती है कि अब मैं 100 कस्टमर्स को रीच कर लिया मैंने, दे आर एक्सेप्टिंग माय प्रोडक्ट, द डिमांड इज़ कमिंग एंड द रेपुटेशंस ऑफ द कस्टमर इज़ आल्सो कमिंग, कि नहीं, लर्निंग, यस, माउथ मोटिवेशन। पब्लिसिटी इज़ आल्सो देयर, तो इट गिव्स यू मोटिवेशन। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आप भले ही वो पैसे को बंद कर दीजिए, वो चलेगा, बट नहीं, वो अपने वो 500 आपको कस्टमर्स को कन्वर्ट करने की कैपेसिटी दे देगा। कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, आपके अंदर सेल्स ओरिएंटेशन पैदा होता है, कस्टमर आपको पता होता है कस्टमर किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, राइट। आपको पता होता है आपकी इनोवेशंस में क्या चेंज चेंज करना है, प्रोडक्ट में किस किस फीचर को कितना हाइलाइट करना है, कितना नीचे ले जाना है। कई बार हम लोग आईटी में देखते हैं, हम लोग वो प्रोडक्ट फीचर्स बनाते हैं, आपने सारी आईटी प्रोडक्ट्स में देखे होंगे, जिसकी कस्टमर फाइनली वैल्यू नहीं करता है। जबकि हाँ, आप यूसेज ही नहीं इनसे रहता है उसका। हाँ, बहुत सारे यूज़लेस फीचर्स बन जाते हैं सॉफ्टवेयर्स में, हुँ, मोबाइल्स में। हुँ, जबकि आप बहुत अच्छे से अगर कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में बताते चले जाते हैं, ये फीचर पहले बनाओ, ये फीचर पहले बनाओ एंड दैट रियली वर्क्स। एंड फर्स्ट 100 कस्टमर्स आर नॉट योर ओनली कस्टमर्स, दे आर आल्सो योर इन्वेस्टर्स। वो मेंटोर्स, फ्री के इन्वेस्टर इन्वेस्टर्स हैं, वो फ्री के मेंटर्स हैं जो आपसे पैसा ले नहीं रहे, उल्टा पैसा दे रहे हैं दे आपको। रहे हैं आपको। वो आपको तो बिल्कुल मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार कर देते हैं। आर-एन-डी करके दे रहे हैं आपको पूरी तरह से। हाँ, पूरा कर देते हैं आपको। लकीली इंडिया में हमें ऐसे कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हाँ, नहीं ग्लोबली मिल जाते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से थोड़ा-सा आईटी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली काम करें तो ग्लोबली बहुत आसानी से मिलता हैं। है और बहुत अच्छा एनरोल करते हैं। राइट, और मैं तो अभी एक मॉडल बनाया था मेरे स्टार्टअप्स के लिए जिसमें आई वाज़ हेल्पिंग देम कि इन 2018, 19, 20 तक मैंने ये किया, फिर कोरोना वगैरह के बाद से नहीं किया। बट आप एक पूरा मॉडल डेवलप करें एंड एक इंटरनेशनल कस्टमर के साथ में टाई अप करें और उस इंटरनेशनल कस्टमर को थोड़ा-सा माइनर इक्विटी अपनी कंपनी में दें और वो इन्वेस्ट करे उसी प्रोडक्ट पे जो वो चाह रहा है एंड देन ही एक्चुअली हैंडहोल्ड्स यू एंड टेक यू टू द ग्लोबल मार्केट। बहुत राइट। आसानी से वो आपको उस पूरी इंडस्ट्री में वो हज़ारों लोगों को जानता है एंड ही नोज़ कि इस चीज़ की डिमांड बहुत सारे लोगों को है।
तो राइट। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, और वो हुँ। वहाँ से फिर सही लोगों से कनेक्ट करना शुरू करता है। काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ इस मॉडल पे और डेवलप हमने इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं कि स्टार्टअप ने जिस निश को पकड़ा था, जिस डिमांड सप्लाई को चेंज करना चाह रहे थे वो, तो जब प्रॉपर उनकी हैंड होल्डिंग हुई है, मेंटर्स आए हैं, उनके अच्छे कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने उनको सजेशन दिया है, तो वो हुँ, डिमांड सप्लाई ही पूरी चेंज हो गई जिस प्रोडक्ट को वो लेके उन्होंने स्टार्ट किया था। और एंड जब किया 100 कस्टमर्स से सेल के साथ में, इंटरेक्शन के साथ में, तो उनका प्रोडक्ट कई गुना 10x ज़्यादा अच्छा भी हो गया है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया है और वो प्रोडक्ट उनका अल्टीमेटली सेलेबल हो गया है। ट्रू, ट्रू। मेरे लिए बहुत अच्छा है मेरा प्रोडक्ट, ये मान के अगर मैं सेल करने जाऊँगा तो कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, अनलेस कभी टिल नहीं। मैं मार्केट के लिए मार्केट फिट के लिए क्या ज़्यादा प्रॉपर है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। वो जो कस्टमर वैलिडेशन है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं आता है। वो राइट, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, अब वो इससे ज़्यादा बड़ा वैलिडेशन कुछ नहीं कि वो आपके कुछ भी प्रोडक्ट नहीं पे पैसा है। दे रहा है। यस, राइट। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पे आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है एंड उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, या गवर्नमेंट की हमसे, और ऐसे क्या एक्सेप्शंस हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए जीएसटी के मामले में? अम, मोटा-मोटा ये काफ़ी स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 20 lakhs इज़ द लिमिट फॉर टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशंस इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग। अगर आप किसी तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 20 lakhs एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप टर्नओवर अचीव कर लेते हैं, तो उसके पहले आपको जीएसटी लेना है। उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्ट इन करना है, प्लस फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जीएसटी कलेक्शन करना है। हुँ, हुँ। अगर आप किसी तरह का मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, आपने ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उस केस में 40 lakhs विल बी द लिमिट। In in some steps the exception is still in case of trading 20 lakh rupees, बट मोटा-मोटा 20 lakhs और 40 lakhs ही हम समझ सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके? एक्सेप्शंस ये है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग ओनली अ, exempt आइटम, कि हुँ, अगर आप सिर्फ exempt सर्विसेज या exempt प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हुँ। कुछ केसेस में एक्सेप्शन ये भी आता है कि ये 20 लाख और 40 लाख की लिमिट भी नहीं रहेगी, अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं जो अ, लिस्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से, उस केस में। हाँ, मतलब आप अपने सीए से बात करके वो लिस्ट निकलवा इट सकते ऑल डिपेंड्स ऑन द हैं। नेचर ऑफ योर बिज़नेस। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक क्लाइंट, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उनका काम था टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों आइटम सेल करते थे वो। अब उनको किसी ने समझा था कि जब तक आप, उनका बेसिकली ये था कि उनकी एक प्रॉपर्टी थी जो रेंट देती थी, 1 लाख रुपए महीने का रेंट आता था कमर्शियल, और बाकी वो पूरा टैक्स फ्री मटेरियल्स में सेल करते थे, बिज़नेस करते हुँ, हुँ। थे। उनको किसी ने एडवाइस कर दिया कि नहीं, आपका टैक्सेबल और टैक्सेबल 20 लाख से ऊपर नहीं है, तो आपने 1 करोड़ की भी टैक्स फ्री सेल्स करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवेंचुअली उनको बाद में नोटिस आने के पहले ही किसी ने समझाया कि नहीं, आप टैक्सेबल टैक्स फ्री मिला के क्रॉस कर गए हो 20 लाख के लिमिट, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्ट इन करना मैंडेटरी है। ओके, ऑल्दो उस टैक्स फ्री आइटम पे अभी भी टैक्स नहीं लगेगा, बट ये जो आइटम है ये टैक्स के एम्बिट में, जीएसटी के एम्बिट में आ गए हैं। रेंट पर्टिकुलरली आ जाता है। रेंट है, अगर कोई आदमी, कोई पर्सन है, अगर वो एंटरप्रेन्योर है, वो टैक्सेबल टैक्स फ्री दोनों सर्विसेज दे रहे हैं या टैक्सेबल टैक्स फ्री दोनों प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं। वो ध्यान रखना है। राइट। देन अभी कुछ ये जो बजट अनाउंस हुआ है या ये सब हुआ है, तो इसमें कुछ टैक्सेशन में कोई चेंजेस हुआ है? कोई ऐसा बेनिफिट जो गवर्नमेंट लेके आई हो एंटरप्रेन्योर्स के लिए पर्टिकुलरली? ये एक इंटरिम बजट था सिंस इलेक्शंस आर अहेड राइट नाउ, तो दिस इज़ द इंटरिम बजट। इसमें अभी मेजरली इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्सेस को लेके या कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेके कोई मेजर चेंज नहीं आया है। हुँ, इस तो इलेक्शन के बाद एक फाइनल बजट और आएगा, उस बजट में चेंजेस एक्सपेक्टेड है। जैसे स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, हुँ, या जो हुँ, बिज़नेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से कि व्हाट अ, कि एक एक्सटेंशन मिलना था उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को जो टैक्स एक्सेम्पशन दिया हुआ है 15% का। हुँ, हुँ, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 31st मार्च 2024 तक हुँ, अपना हुँ। बिज़नेस स्टार्ट कर देती है मैन्युफैक्चरिंग करके, तो इंडिया में गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए प्रोविज़न लेके आई थी कि उन्हें इनकम टैक्स 15% लगेगा, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। हुँ, हुँ, ये एक्सपेक्टेड था गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट इज़ नाउ पुशिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो हुँ, ये 31st मार्च 24 एक्सटेंड हो जाना था 1 साल या 2 साल के लिए, कि अगर 31st मार्च 25 तक भी अगर कोई अपना यूनिट सेटअप करता है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
डालता है और उसके ऑपरेशंस रन हो जाते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने पे 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स 15% के रेट से लगेगा, प्लस जो एप्लीकेबल एजुकेशन से सरचार्ज लगते हैं वो लगेंगे। बट वो गवर्नमेंट इस बजट में या तो मिस कर गई है या फिर इंटरिम बजट के कारण उन्हें लेके नहीं आ पाई है। बट अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनके पास में 31 मार्च 24 तक का ही टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करके, प्लांट सेटअप करके अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने का। एटलीस्ट शुरू के 10-15 बिल तो निकाल ही दो। एटलीस्ट कमर्शियल प्रोडक्शन जो भी प्रॉपर है वो स्टार्ट हो जाए। दिखा दो कि राइट। दिखाना नहीं, जो एक्चुअल है वो। नहीं, एक्चुअल में होगा ही कैसे? 31 मार्च तो अभी सिर्फ छोटी-छोटी यूनिट्स के लिए काफ़ी ईज़ी है, पॉसिबल है, बट कई बार ये होता है कि ठीक है अपन 1 अप्रैल से बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो रादर 1 अप्रैल से बिज़नेस हाँ, स्टार्ट करने के लिए 1 मार्च से बिज़नेस स्टार्ट करें। वो गलती नहीं करेंगे। अपन सोच रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर से शुरू करेंगे। राइट, राइट, राइट। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो छोट ऑन द वर्ज टू स्टार्ट होंगी, बट वो नए फाइनेंशियल ईयर के एग्ज़ैक्टली। तो चक्कर अगर उन्होंने कुछ प्लान में चेंज किया है तो अभी में। चेंज कर ले ज़्यादा अच्छा है। रिसीवेबल्स एंड पेबल्स मैनेजमेंट पे एक क्वेश्चन है कि इनको कैसे मैनेज किया जाए कि फ्रॉम द डे वन की सर, रिसीवेबल्स और पेबल्स मैनेजमेंट को जो वेल सेटल्ड बिज़नेस है, वो ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप ये थ्री एडवाइस देना टिप्स बता चाहूँगा दीजिए फिर। कि रिसीवेबल्स और पेबल्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हम्म, पूरा फोकस होता है अपने स्टार्टअप को बनाने में। उस हम्म, बीच में जो सेल हो रही है तो कई बार हम डरते हैं हमारे कस्टमर हमसे रूठ नहीं जाए। कस्टमर पेमेंट दे देगा, कहाँ पेमेंट जा रहा है। बट जो वेल सेटल्ड बिज़नेस है वो ही आज की तारीख में परेशान है कि हमें पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा है। हमारा पेमेंट टाइम से नहीं हो रहा है। तो स्टार्टअप का पेमेंट अगर एक बार अटक गया अपने कस्टमर की तरफ से, so the working capital cycle will get affected. So he has to be very keen on the receivables management. बिज़नेस में पैसा ही काम करेगा, रिलेशंस अपनी जगह है बट पैसा अपनी जगह। तो हम्म, पैसा रिकवर करना, पैसा लाना, जो उसने सेल किया उसके अगेंस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे ही हम्म, पेबल्स मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सडनली किसी भी तरह का पेमेंट उठ के खड़ा हो जाता है, एंटरप्रेन्योर अपने बिज़नेस में लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरा पेमेंट आ गया है ड्यू, मेरा टीडीएस की 7 तारीख लास्ट डेट है। अगर उन्होंने किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट किया है और उनको पता ही नहीं है कि ये टीडीएस को 7 तारीख को नहीं किया और 8 तारीख को पेमेंट किया मैंने, तो उसमें 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1.5% यानी 18% पर एनम से। हम्म। 1.5% पर मंथ से तो 2 महीने का 3% इंटरेस्ट लग गया। ट्रू। तो ये पेबल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न करंट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से, कि किसी भी तरह का बिज़नेसमैन हो, वो हम्म, अगर एमएसएमई, इसके लिए एक अलग ही सेशन रखा जा सकता है, मतलब इतना डिटेल में ही है, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी बिज़नेसमैन अगर किसी एमएसएमई में माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के एमएसएमई रजिस्टर्ड समझा सकता है। बिज़नेस से, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस से परचेज़ कर रहा है, हम्म, तो अगर उन्होंने उनको स्टिपुलेटेड टाइम क्या है कि अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है तो 45 डेज़ और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज़ में हम्म, पेमेंट नहीं किया है, हम्म, इज़ ऑन 31st मार्च जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा 24 में, दैट हैज़ टू बी एडेड बैक टू द इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर कमा नहीं रहा है पहले ही, और हम्म, जो उसने नहीं कमाया वो भी उसकी इनकम में जुड़ गया है। बहुत क्लासिक एग्ज़ाम्पल है इसका। मान लीजिए आपने एक एंटरप्रेन्योर है, आपने 1 जनवरी से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। अभी हम्म, आप प्रोक्योरमेंट कर ही रहे हैं, अपने परचेज़ेज़ कर ही रहे हैं। हम्म, आपने बोला है कि सेल्स मेरा अभी नहीं हो पाएगा, मेरी सीज़न ही सेल्स की जुलाई से स्टार्ट होगी। बट मैं छोटा-छोटा प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ और जब मेरा सेल आएगा तब मैं पेमेंट दे भी दूँगा हम्म, अपने वेंडर्स को। वेंडर्स भी ओके हैं कि ठीक है हम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है। आप हमें 6 मंथ का हम आपको टाइम देते हैं, 60 डेज़ का टाइम देते हैं, 90 डेज़ का टाइम देते हैं। अब किसी वेंडर से मैंने 1 मार्च 2024 को अगर खरीदा और वो पेमेंट आउटस्टैंडिंग रह गया या मैंने उसको 30 जून को पे किया, हम्म। तो एज़ अ एंटरप्रेन्योर मेरे लिए वो नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन है, पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ये बोलती है कि अगर आपने वो 5 लाख की परचेज़ करी है, इवन दो आपने वो सेल नहीं करी है, ओके। तो भी एज़ पर रूल वो 5 लाख रुपए आपके इनकम में जुड़ेंगे। बड़ा हॉरिबल रूल है, मतलब ये तो जी खतरनाक हाँ, है सुनने में ही। जी हाँ। हाँ, मतलब तो आप सोचिए अगर मेरा सेल ही नहीं हुआ है, तो भी वो मेरे बिज़नेस में वो चीज़ें जुड़ जाएँगी। ट्रू, ट्रू। और ये इससे पूरा का पूरा टैक्स स्लैब भी बदल जाएगा उसका। हाँ, टैक्स जो अर्न नहीं किया उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैंने पे कर दिया उसका डिडक्शन भी लेना है। हम्म, ये पेबल मैनेजमेंट
अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पहले नहीं था। पहले तो क्या था इसके कि लिए मेरे क्या किया जाए? लाइक रिसीवेबल तो फिर भी दिमाग में रहते हैं, पेबल मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाए, कि क्या रिव्यू लगाने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स? पेबल मैनेजमेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मेरा इस मंथ में, फिर उसे कट डाउन करके इस वीक में मेरा क्या-क्या पेबल्स आउटस्टैंडिंग है। हर जब महीने आप एक बार फंडिंग रेज़ करने भी जाते हैं ना, तब आपको भी ये देखा जाता है आपका ड्यू डिलिजेंस में कि हाउ इज़ योर फंड मैनेजमेंट? हाउ इज़ योर कैश फ्लो मैनेजमेंट? इज़ इट पॉजिटिव? इज़ इट नेगेटिव? हम्म। It creates a lot of difference at that time also. कैश फ्लो मैनेजमेंट पे आपकी क्या राय है स्टार्टअप्स के लिए? कैश फ्लो मैनेजमेंट सर, कैश इन हो तो कैश फ्लो मैनेजमेंट करें। हम्म। नहीं, बट पर पहले दिन से यदि सर्विस ओरिएंटेशन रहा और सेल्स ओरिएंटेशन रहा तो हो जाता है, कैश हो तो जाता आता है। है। पर राइट, वो राइट। उतना नहीं आता है, बट फिर भी एक कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉब्लम बन कैश जाता फ्लो है। मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हाउ इज़ योर कैश फ्लो मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल कैश प्रॉफिट। हमने बजट किया था कि मैं इस मंथ में, इस क्वार्टर में इतना अर्न करूँगा। हम्म। एक्चुअल प्रॉफिट जो मेरा कैलकुलेशन होके आया वो कुछ और निकला। हम्म। बट अगर मेरा कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो मुझे ये भी पता पड़ेगा कि जो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ एक्चुअल प्रॉफिट, उतना ही फंड मेरे पास बचा है या नहीं बचा है। हम्म। कई हम्म। बार ये होता है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, अनअकाउंटेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस हो जाते हैं। वो एक्सपेंसेस को मैं जब अ, कैटर करूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कैश फ्लो मैनेजमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए क्या वही वीकली एनालिसिस? सर सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग होना चाहिए कैश फ्लो की। कई हम्म। बार मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे बिज़नेसमैन को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनका आज का डेली कलेक्शन क्या रहा है और डेली पेमेंट क्या था। देखिए, बैंक का ट्रांज़ैक्शन तो बैंक आपको बता देगा, बैंक स्टेटमेंट आज नहीं, आज से 1 साल बाद भी बता देगा कि ये मेरा अब तो ट्रांज़ैक्शन कैश इन बुक भी होता है तो या आउट होता है। ज्यादातर लोग रखते ही हैं, कैश बुक भी तो ज्यादातर लोग नहीं, रखते नहीं सर, बहुत सारे लोग कैश फ्लो प्रॉपर्ली मैनेज ही नहीं करते, स्पेशली स्टार्टअप्स। उन्हें ये पता ही नहीं रहता है कि हाँ, ये कैश फ्लो अगर मैं मेंटेन करूँगा तो मुझे पता रहेगा। एक एग्ज़ाम्पल, आज से जब हम 7-8 साल पहले मिले थे, या चलिए 6 महीने पहले हम जब मिले थे, तो हमने क्या बात करी थी विकास जी? वो अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ना आपको याद रहेगा ना मुझे याद रहता है। हैं। उसी तरह से किस कस्टमर से कितना पेमेंट आया था, किस वेंडर को मैंने कोई पेमेंट दे दिया था, ये कैश फ्लो मैनेजमेंट का चेक होता है कि व्हाटएवर कम्स इन यू हैव टू रिकॉर्ड, व्हाटएवर गोज़ आउट यू हैव टू रिकॉर्ड इन अ सेपरेट वाउचर बुक। हम्म। आप चाहें तो उसे किसी तरह की एक्सेल में, गूगल शीट में मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर ऑर्गनाइजेशन एंड योर सबऑर्डिनेट्स, कि वो कॉमन डाटा रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगी, सो दैट रिपिटिशन ऑफ द वर्क नहीं होगी। कैश फ्लो मैनेजमेंट एक पर्सन भी कर रहा है, दूसरा पर्सन भी कर रहा है। एंड हम्म। जहाँ पर ऑर्गेनाइज़ेशन बढ़ते जाता है, तो हमारा सजेशन रहता है कि कैश फ्लो इन जो है वो अलग पर्सन मैनेज करे, कैश फ्लो आउट अलग पर्सन मैनेज करे, सो दैट कल से रिकंसाइल करना पड़े बाद में कि कहीं कैश कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, वो ईज़ी हो जाता है कैलकुलेट करना ये बहुत ऑन हैंड। इंपॉर्टेंट बात बताई आपने कि कैश फ्लो इन कोई और मैनेज करे, कैश फ्लो आउट कोई और मैनेज करे। अगर पॉसिबल हो तो, अगर इतनी बैंडविड्थ हो, इतने एम्प्लॉइज़ हों या इतना हाँ, मतलब दो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लोग भी डेवलप हो हो तो सके। दो लोग भी हो तो देना और लेना अलग अलग हम लोग एग्ज़ैक्टली, कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। कि मतलब। रिसीवेबल्स एक पर्सन मैनेज करे, कैश इन जो आ रहा है वो एक मैनेज करे, और कैश आउट एक पर्सन मैनेज करे। हम्म। इसमें आपको जब आप वीकली एनालिसिस करने बैठेंगे, तो शनिवार को ये, सैटरडे को ये आपको ध्यान रहेगा कि ये सैटरडे मेरा, अगर मान लीजिए 5000 शॉर्ट पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है? क्या हम्म। मैंने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया है? वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए मतलब मैंने मेरे प्रॉफिट में भी कैलकुलेशन करते टाइम मैंने प्रॉफिट ₹5000 ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया, जो नहीं हुआ है। तो रिकंसिलेशन भी आप छोटी-छोटी अपने गलतियाँ कर सकते हैं। होती है, इस कारण से। चलिए, दिस वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड आई वांट टू एंड विथ दिस वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हुँ, And tell me about these kind of errors, like I call them fatal errors. हुँ। The top three fatal errors that entrepreneurs make in or do in their starting phase of life, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की सर्वाइवल पे आ जाता है। ऐसी तीन गलतियां जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं उनके स्टार्टिंग ईयर्स में, और फिर वो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे आ जाता है कि कंपनी सर्वाइव भी करेगी कि नहीं करेगी। आपको क्या लगता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और अकाउंटिंग की तरफ से क्या होती है? बहुत सारी होती है, मतलब सिर्फ़ 3 नहीं। अ, अब हम लिस्ट करने जाएँगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएँगी, बट मैं समझ छोटे उसमें करना चाहूँगा कि बेसिकली सबसे पहले प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हो। नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल्स, उनके हम्म। डॉक्यूमेंटेशंस, उनके टेक्निकल चीज़ें, ये सब रिकॉर्ड अगर प्रॉपर नहीं है,
तो काम फैटल एरर होती है। दूसरा एसओपीज नहीं बनी हो। हम्म। एसओपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी एक इंपॉर्टेंट। एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए मुझे एक प्रोसेस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है, प्रोक्योर करने से लेके सेल करना है, सेल हम्म। करने से कस्टमर से पेमेंट लेना है। यहाँ तक कि अगर एसओपी नहीं होगी तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे पास हर बार एक ही तरह के एम्प्लॉय रहेंगे, एम्प्लॉइज आते जाएंगे जाते जाएंगे, तो मैं उनको स्किल ट्रांसफर भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड को ये स्किल ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी विदाउट एसओपी की मुझे क्या करना है। और ये समझाना बहुत मुश्किल है एंटरप्रेन्योर्स को कि एसओपी बनाएं और फिर बना के उसको फाइल में नहीं रख दें, उसको एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट भी करें। इम्प्लीमेंट तो मैंने करें। अक्सर ये देखा है कि एसओपीज तो मैं सबको बनवा देता हूँ, बट वो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते और फिर बाद में फंस जाते विकास जी, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम ही सभी लोग अपने फंड रेज भी कर लेते हैं हैं। प्लानिंग में। तो हम्म। एक्चुअल उन्हीं का फंड रेज हो पाता है जिनका एग्जीक्यूशन हर प्रोसेस का बहुत अच्छा हो। ट्रू। एक तो ये हुआ कि रिकॉर्ड कीपिंग, दूसरा एसओपीज मेंटेन करना, एसओपीज। तीसरा। तीसरा इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरह की फंड मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर नहीं है। इफ यू आर आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो मेरा हम्म। क्या प्रॉफिट लॉस है ये असेस नहीं करना, मेरा क्या चीजें हैं जो मेरा फंड फ्लो को नेगेटिव कर रही है, मेरे कैश फ्लो को नेगेटिव कर रही है, ये असेस नहीं करना। क्योंकि दिस आर द मेजर प्रॉब्लम्स टू अ स्टार्टअप। एक हम्म। एग्जांपल है कि इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा कि हमें अपडेट नहीं होना। अगर मान लीजिए एक आईटी का स्टार्टअप है और वो ये हम्म। अपडेट ही नहीं हो पा रहा है कि मेरा का डोमेन सिर्फ आईटी का है, मैं अकाउंट्स फाइनेंस को क्यों समझूं, मैं दूसरे डोमेन्स को क्यों समझूं, तो ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे मैं प्रॉफिट मेरा कैसे कैलकुलेट करता हूँ या लॉस हो रहा है तो कितना कैश में बर्न कर रहा हूँ हर महीने। हम्म। मोटा मोटा सबको पता रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो छोटी छोटी चीजें रहती है उनसे। हाँ। प्रॉपर फंड मैनेजमेंट, प्रॉपर डोमेन नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर सब चीजें खुद ही करते रहें, बट वर्किंग नॉलेज ऑफ हिज बिजनेस डोमेन, ऑल डोमेन शुड बी देयर। ट्रू। बिजनेस में वो एक जगलरी उतनी तो करनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू लर्न दैट मच ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस। तो जिसका काम है वही करेगा बिजनेस में, बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरा बिजनेस है तो क्या अगर मैंने किसी एचआर को रखा है तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है। मैंने अगर किसी तरह का मार्केटिंग कैंपेन चलाया है तो मुझे ये तो पता पड़े कि मार्केटिंग कैंपेन जो है वो प्रॉपर वे में रन तो नहीं हो रहा है। अगर मेरी टारगेट ऑडियंस ही कुछ अलग है और मैं किसी और पूरे मार्केट को अगर कवर कर रहा हूँ तो मैं अपना अननेसेसरी कैश बर्न कर रहा हूँ, उस टारगेट ऑडियंस को मार्केट नहीं करता है बस। ट्रू। चलिए, तो दैट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। आई बिलीव ये काफ़ी कुछ इसमें सीखा जा सकता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रिकॉर्डेड थिंग रहेगी, जब भी व्हेनेवर दे वांट टू लर्न, आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक विद देम। और अगर आपसे कनेक्ट करना होगा तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर यदि बता सकें, आई विल डिस्प्ले हियर इन I दिस। cannot market myself, so if नो when वरीज। they can. अगर कोई मेरे पास आता है तो आई डिस्कस कि उसको कोई हेल्प चाहिए हो, बिकॉज इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस एंटरप्रेन्योर को पर्टिकुलर उनके स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस में या Exactly. स्पेसिफिक बुक्स में आएंगे, Hmm. which I believe that should come from a professional's side, ki all the answers should come from there. So we are going to have that kind of support. So Hmm. this was a very nice discussion. किसी दिन आप आइए, अपन आईटी पार्क में बैठते हैं, we'll be sitting in Srajan and we are going to have the further discussion. Sure, definitely. That was a very nice discussion. Thank you. Thank you all the Thank you. entrepreneurs who are watching this. I believe it works for you. Thank you, Thank Vikas. you. Bye.